नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की विदेश नीति की। ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा चर्चा में रहता है। एक तरफ दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल करने की चाहत है बिल्कुल। और दूसरी तरफ देश के अंदर की चुनौतियां, बदलती दुनिया के समीकरण, ये सब मिलकर इसे काफ़ी पेचीदा बना देते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई आज की बात नहीं है। मतलब भारत की विदेश नीति हमेशा से ही क्या कहते हैं, विकसित होती रही है। वैश्विक माहौल बदला तो नीति भी बदली। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। तो आज हम इसी सफ़र को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई अच्छे स्रोत हैं, दृष्टि IAS, डिप्लोमेटिस्ट, अल जज़ीरा, जॉर्ज टाउन जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल स्टडीज़, PW ओनली IAS, द एकेडमिक जर्नल, GCSP और RSIS। तो जानकारी काफ़ी है। हाँ, स्रोत काफी विविध है। हमारा मकसद है भारत की विदेश नीति की जो आत्मा है, ये जो शब्द हम सुनते हैं रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसको समझना। भारत दुनिया में क्या चाहता है, अपने पड़ोस में क्या भूमिका निभाना चाहता है और बड़ी ताकतों के बीच संतुलन कैसे बना रहा है। बिल्कुल। और ये जो रणनीतिक स्वायत्ता है ना, यही हमारी पूरी बातचीत का केंद्र बिंदु हैगा। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर असल में यही वो धागा है जो भारत की विदेश नीति के अलग अलग मोतियों को पिरोता है। हम देखेंगे कि ये सोच कैसे बनी, कैसे बदली और आज इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए इसी धागे को पकड़ते हैं। ये रणनीतिक स्वायत्तता आखिर है क्या? क्या ये बस वही पुरानी नेहरू जी वाली गुटनिरपेक्षता है, बस नाम नया है? देखिए, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और ये बिल्कुल सही है कि इसकी जड़ें गुटनिरपेक्षता में ही है। पर ये उसका अगला कदम है, उसकी कॉपी नहीं। गुटनिरपेक्षता का दौर अलग था, शीत युद्ध का जमाना था। हाँ, जब दुनिया दो खेमों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। बिल्कुल। तब भारत ने कहा कि हम किसी के साथ नहीं बंधेंगे, अपना रास्ता खुद चुनेंगे। लेकिन आज दुनिया वैसी नहीं है। कई सारे पावर सेंटर हैं, है ना? हाँ, बहुध्रुवीय दुनिया कहते हैं जिसे। सही कहा। तो आज स्वायत्तता का मतलब किसी से दूर भागना नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर अपने देश के फायदे के लिए अलग अलग देशों और ग्रुप्स के साथ जुड़ना। मतलब किसी एक का होकर नहीं रह जाना। अच्छा। ताकि भारत अपने फैसले आजादी से ले सके। इसीलिए इसको कभी कभी बहुसंरेखण या मल्टी अलाइनमेंट भी कहते हैं। यानी एक साथ कई तरफ देख रहे हैं, कई लोगों से बात कर रहे हैं, पर लगाम अपने हाथ में रख रहे हैं। लक्ष्य क्या है? अपने लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस बनाना, मौके बनाना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद यही है कि भारत एक तरफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में है। हाँ, जिसे चीन को बैलेंस करने वाला ग्रुप माना जाता है। और दूसरी तरफ वो शंघाई सहयोग संगठन SCO और ब्रिक्स में रूस और चीन के साथ भी बैठता है। ये तो कमाल का संतुलन है। हाँ, यही है बहुसंरेखण का क्लासिक उदाहरण। और ये नीति कैसे विकसित हुई, ये भी बड़ा दिलचस्प है। ISIS का स्रोत बताता है कि इसके मोटे तौर पर 3 चरण रहे हैं। अच्छा। पहला चरण शीत युद्ध के बाद का। दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, अमेरिका का दबदबा था। तब भारत ने अपनी स्वायत्तता का इस्तेमाल किया अमेरिकी दबाव से बचने के लिए, खासकर अपने परमाणु कार्यक्रम पर, कश्मीर पर। और इसी दौरान G20, ब्रिक्स, IBCA जैसे नए मंचों पर ध्यान देना शुरू किया, जो पश्चिमी दबदबे के बाहर थे। बिल्कुल। फिर आया दूसरा चरण। ओबामा के समय जब चीन बहुत तेजी से ऊपर आ रहा था, तब अमेरिका चीन के बीच G2 की बातें होने लगी। मतलब दुनिया ये 2 देश मिलकर चलाएंगे। हाँ, वो दौर था। तो भारत को चिंता हुई कि कहीं वो अलग थलग ना पड़ जाए। तब स्वायत्तता का मतलब हो गया अमेरिका और चीन दोनों से एक जैसी दूरी रखना और चीन को सावधानी से साधना। और अब तीसरा चरण चल रहा है। हाँ, तीसरा चरण हाल के सालों में शुरू हुआ, खासकर जब चीन का रवैया ज्यादा आक्रामक हुआ, सीमा पर तनाव बढ़ा, जैसे 2020 में गलवान में जो हुआ। हाँ, वो तो बहुत गंभीर था। उसके बाद से अब बहुसंरेखण का इस्तेमाल मुख्य रूप से चीन को संतुलित करने के लिए हो रहा है। इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया तो हैं ही, यूरोप की ताकतें भी हैं और रूस को भी साथ रखने की कोशिश है। रूस को भी चीन के खिलाफ? हाँ, मतलब रूस को इसलिए साधना जरूरी है ताकि वो पूरी तरह से चीन के खेमे में ना चला जाए। ये भी एक संतुलन का हिस्सा है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ तो ये संतुलन साधने की कूटनीति है, दूसरी तरफ भारत की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी कम नहीं है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहिए। हाँ, वो तो बहुत पुरानी मांग है। खुद को ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज बनाना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। ये सब क्या दिखाता है?
ये भी खतरा है कि भारत अब सिर्फ एक रीजनल पावर बनकर संतुष्ट नहीं है, वो ग्लोबल स्टेज पर एक लीडिंग पावर, एक प्रमुख शक्ति बनना चाहता है। यूएनएससी सीट तो उसका सबसे बड़ा सिंबल होगी। इसके अलावा हिंद प्रशांत में दबदबा बढ़ाना, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर लीड लेना, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA बनाया। हाँ, ISA का मुख्यालय भी भारत में है। बिल्कुल। और COP28 में पंचामृत रणनीति दी। फिर IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में विकासशील देशों का वजन बढ़वाना, ये सब उसी बड़ी सोच का हिस्सा हैं। और इसके लिए जमीन पर भी काम दिख रहा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिर वो वैक्सीन मैत्री, जब कोरोना के टीके भेजे गए। हाँ, वो काफी सफल रहा था। चंद्रयान 3 के सफलता और डिफेंस एक्सपोर्ट भी तो बढ़ रहा है। PWOnly बताता है कि 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात हुआ। बिल्कुल, ये सब भारत की बढ़ती क्षमता और इरादे दिखाते हैं। लेकिन यहीं पर दूसरा पहलू आता है, देश के अंदर की सच्चाई, घरेलू चुनौतियां। अच्छा। जैसा दृष्टि आय का स्रोत कहता है, इन बड़ी बड़ी बातों के रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं। जैसे भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी भी कम है, करीब $2500, दुनिया के मुकाबले काफी कम। हाँ, ये तो है। अमीर गरीब के बीच फासला बहुत ज्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में हम 193 देशों में 134वें नंबर पर है। ये चिंता की बात है। तो मतलब ये है कि एक तरफ दुनिया में नाम कमाना है और दूसरी तरफ देश में करोड़ों लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं। इसमें खिंचाव है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत बड़ा तनाव है। भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं उसकी घरेलू ताकत से सीधे जुड़ी हैं। जब तक ये $2,500 प्रति व्यक्ति आय और HDI में 134वीं रैंक जैसी सच्चाइयां हैं, तब तक लीडिंग पावर बनने का रास्ता मुश्किल है। सरकार के पास संसाधन सीमित हैं। पैसा गरीबी हटाने, रोजगार देने, सेहत, शिक्षा पर लगाएं या फिर रक्षा और विदेश नीति पर। ये बहुत मुश्किल फैसला है। और दुनिया की इकोनॉमी में भारत का हिस्सा कितना है अभी? ग्लोबल GDP में भारत का योगदान अभी करीब 3.6% है। अमेरिका का 26% से ज्यादा है, चीन का लगभग 17%, यूरोपियन यूनियन का भी 17% से ज्यादा। तो जाहिर है इस वजन का असर पड़ता है कि आपकी बात कितनी सुनी जाती है। और एक और चुनौती है पड़ोस में चीन का बढ़ता दबदबा। वो भारत के प्रभाव वाले इलाकों में भी घुस रहा है। ये तो सचमुच रस्सी पर चलने ऐसा है। अच्छा, अब जरा बड़े देशों के साथ रिश्तों की बात करते हैं। अमेरिका के साथ रिश्ते तो काफी गहरे होते दिख रहे हैं। डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में वो समझौते हुए ना, लिमोआ, कॉमकासा, बेका। हाँ, वो सब फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। क्वाड है, ICT है। लेकिन फिर भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम भी खरीदता है और अमेरिका ने काटसा कानून के तहत पाबंदी लगाने की धमकी भी दी थी। ये क्या चक्कर है? यही तो है रणनीतिक स्वायत्तता। अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो 2008 वाला न्यूक्लियर डील याद है? हाँ, भारत अमेरिका परमाणु समझौता। वो एक मील का पत्थर था। उसने भारत पर लगा परमाणु अछूत का ठप्पा हटाया। अभी हाल में भी अमेरिका ने UNSC परमानेंट सीट के लिए भारत के दावे का फिर से समर्थन किया है। लेकिन भारत अमेरिका का फौजी साथी, एली बनने से हमेशा बचता रहा है। पार्टनरशिप चाहिए, अलायंस नहीं, ताकि फैसले लेने की अपनी आज़ादी बनी रहे। और S-400 सौदा उसी आज़ादी का सबूत था। हाँ, कह सकते हैं। अमेरिका का इतना दबाव था, CATS का डर था, फिर भी भारत ने वो सौदा किया। क्यों? क्योंकि भारत अपने रक्षा हितों को सबसे ऊपर रखता है और रूस हमारा बहुत पुराना भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर है। जैसा RSIS और GJIA के स्रोत बताते हैं, रूस को साथ रखना कई वजहों से जरूरी है। एक तो अमेरिका के साथ बढ़ते रिश्तों को बैलेंस करने के लिए, दूसरा रूस को पूरी तरह चीन की गोद में जाने से रोकने के लिए, और तीसरा हमारी सेना आज भी काफी हद तक रूसी हथियारों पर निर्भर है। तो जो यूक्रेन युद्ध पर भारत ने स्टैंड लिया, वो भी इसी का हिस्सा है, तटस्थ रहने का। बिल्कुल। भारत ने न तो रूस की सीधी निंदा की, UN में वोटिंग से भी दूर रहा और पश्चिम के दबाव के बाद भी रूस से सस्ता तेल खरीदता रहा। ये सब उसी संतुलन और अपने हितों को साधने की नीति का हिस्सा है। ठीक है, अब आते हैं चीन पर। 2020 गलवान के बाद तो रिश्ते बहुत खराब हो गए थे, लेकिन अल जजीरा कह रहा है कि हाल में कुछ नरमी आई है। अगस्त 2025 में चीनी विदेश मंत्री दिल्ली आए। मोदी जी और शी जिनपिंग पिछले साल कजान में मिले थे और अब सुनने में आ रहा है कि मोदी जी SCO समिट के लिए चीन जा सकते हैं। क्या हो रहा है? चीन का मामला शायद सबसे उलझा हुआ है। इसमें गहरी दुश्मनी भी है और थोड़ी बहुत जरूरत भी। बॉर्डर का मसला, खासकर लद्दाख वाला, वो सबसे बड़ा कांटा है। हाँ, वो अभी तक सुलझा नहीं है। बिल्कुल।
फिर हिंद प्रशांत में चीन का बढ़ता दबदबा, उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, ये सब भारत के लिए चिंता की बातें हैं। और ये चिंताएं बढ़ रही हैं, खासकर जब चीन पड़ोसी देशों में अपना असर बढ़ा रहा है। तो भारत क्या कर रहा है? भारत इसी को बैलेंस करने के लिए क्वाड जैसे ग्रुप में है। अमेरिका, जापान, वियतनाम जैसे देशों से डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। हालांकि व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है हमारे लिए, करीब $99 बिलियन 2024-25 में। बाप रे। और हम ब्रिक्स और SCO में साथ भी हैं। तो ये जो हाल की मुलाकातें हैं, इन्हें कैसे देखें? क्या बर्फ पिघल रही है? देखिए, ये मुलाकातें दिखाती हैं कि दोनों देश बातचीत का दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। शायद तनाव कम करने की कोशिश है। चीन की तरफ से भी बयान आए हैं कि रिश्ते स्थिर विकास पथ पर हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद अमेरिका ने जो चीन पर ट्रेड वॉर छेड़ा है, उसकी वजह से चीन भारत जैसे बाजारों को ज्यादा अहमियत दे रहा हो। अच्छा, ये भी एक एंगल है। हाँ, लेकिन जब तक बॉर्डर वाला मेन मुद्दा नहीं सुलझता, तब तक रिश्तों में कोई बड़ा सुधार आएगा, ये कहना मुश्किल है। इस पर एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। समझ गया। अब जरा पड़ोस की बात करें। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये कितनी कामयाब है? देखिए, कहने को तो ये पॉलिसी बहुत जरूरी है, पर जमीन पर चुनौतियां बहुत हैं। पाकिस्तान से तो रिश्ते खराब ही हैं, कश्मीर और आतंकवाद की वजह से, इसीलिए सार्क तो ठप पड़ा है। भारत अब बिम्स्टेक पर ज्यादा जोर दे रहा है। हाँ, सार्क की मीटिंग ही नहीं होती अब। बिल्कुल। बांग्लादेश के साथ वो जमीन का समझौता हुआ था 2015 में, वो एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, इन देशों में चीन का पैसा और प्रभाव बहुत बढ़ गया है। ये भारत के लिए सिरदर्द है। फिर बांग्लादेश, म्यांमार में अंदरूनी हालात ठीक नहीं है, उसका असर भी हम पर पड़ता है। और पड़ोस से थोड़ा दूर लैटिन अमेरिका, डिप्लोमेटिस्ट कह रहा है कि वहां हमारे रिश्ते कमजोर हैं। हाँ, ये एक ऐसा इलाका है जहां भारत उतना सक्रिय नहीं है जितनी संभावना है। व्यापार बढ़ रहा है, 2022 में करीब $10 बिलियन का एक्सपोर्ट था, निवेश भी है, पर ये बहुत कम है। दिक्कतें क्या हैं? कनेक्टिविटी नहीं है, सीधी फ्लाइट, सीधी शिपिंग लाइंस नहीं है, भाषा की दिक्कत है, कुछ देशों में टैक्स बहुत ज्यादा हैं। तो कुछ हो रहा है इसे सुधारने के लिए? हाँ, कोशिशें हो रही हैं। विदेश मंत्री जयशंकर गए थे 2023 में, राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी 2024 में कई देशों में गईं। एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, मिनरल्स, इन सब में काफी पोटेंशियल है। हमने कई छोटे ग्रुप्स का नाम लिया, क्वाड, ब्रिक्स, SCO तो हैं ही, फिर वो I2U2 है, इंडिया, इजराइल, UAE, US, IPF है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, और वो नया वाला IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। क्या ये नए मिनीलैटरल ग्रुप पुराने बड़े मंचों जैसे UN की जगह ले रहे हैं? नहीं, जगह नहीं ले रहा है। भारत इन्हें विकल्प नहीं मानता, बल्कि पूरक मानता है, सप्लीमेंट। GCSP का स्रोत यही कहता है। ये छोटे ग्रुप ज्यादा लचीले होते हैं, कम देश होते हैं, तो किसी खास मुद्दे पर फटाफट फैसला लेना, मिलकर काम करना आसान होता है। खासकर तब जब UN जैसे बड़े मंच पर कोई ना कोई वीटो लगा देता है या बात अटक जाती है। अच्छा। इनमें कोई बड़ा भारी दफ्तर, नौकरशाही भी नहीं चाहिए होती। जैसे क्वाड का फोकस इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पर है, I2U2 पानी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर मिलकर निवेश करने की बात कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भारत ने UN जैसे मंचों को छोड़ दिया है? बिल्कुल नहीं। भारत तो लगातार कह रहा है कि UN में सुधार करो, खासकर सिक्योरिटी काउंसिल में। हमें परमानेंट सीट दो, ताकि ये संस्थाएं आज की दुनिया की सच्चाई दिखाएं, ना कि 70-80 साल पुरानी दुनिया की। और भारत ने जो 2023 में G20 की अध्यक्षता की, वो भी इसी कोशिश का हिस्सा था। हाँ, बिल्कुल। भारत ने उस मौके का इस्तेमाल ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने के लिए किया, ये दिखाने के लिए कि दुनिया के नियम सबके फायदे के लिए बनने चाहिए। अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनवाना एक बड़ी सफलता थी। और वो सॉफ्ट पावर वाली बात, योग, कल्चर। हाँ, भारत अपनी संस्कृति, योग, आयुर्वेद, इन सबको भी कूटनीति में इस्तेमाल कर रहा है। G20 की कुछ बैठकें वाराणसी जैसे शहरों में हुईं। वो नारा था ना, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये सब उसी नरम शक्ति का प्रदर्शन है। ये सब सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, महत्वाकांक्षी भी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ये जो संतुलन साधने की कोशिश है, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस, चीन से दुश्मनी भी, जरूरत भी, क्या ये टिक पाएगा? इसमें चुनौतियां क्या हैं?
चुनौतियां बहुत हैं और बहुत गंभीर हैं। यही इस पूरी रणनीति पर सवाल खड़ी करती हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि आप पर दोनों तरफ से दबाव पड़ता है। जैसे वो S-400 पर अमेरिका का दबाव था, यूक्रेन युद्ध पर पश्चिम का दबाव। आगे भी ऐसे मौके आ सकते हैं जब कहा जाएगा भाई एक तरफ हो जाओ। और क्या इससे भारत की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठता? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भारत क्वाड की कमजोर कड़ी है क्योंकि वो खुलकर चीन के खिलाफ कोई फौजी गठबंधन नहीं बनाना चाहता। हाँ, ये विश्वसनीयता का संकट वाली बात उठती है। पश्चिमी देश सोच सकते हैं कि अगर चीन से बड़ा झगड़ा हुआ, मान लीजिए ताइवान पर, तो क्या भारत वाकई साथ देगा, खासकर जब रूस से उसकी इतनी पुरानी दोस्ती है। और रूस भी शायद सोचता हो कि भारत अब अमेरिका के ज्यादा करीब जा रहा है, तो कितना भरोसा करें। GJIA का स्रोत यही सवाल पूछता है कि जो सबका दोस्त किसी का दुश्मन नहीं वाली पॉलिसी है, क्या ये ऐसे माहौल में चल पाएगी जब दुनिया फिर से गुटों में बट रही है? और क्या बड़ी ताकतों की लड़ाई में फंस जाने का डर भी है? बिल्कुल, उसे कहते हैं रणनीतिक जाल में फंसना। मतलब आप ना चाहते हुए भी उनकी खींचतान में घसीट लिए जाएं। और जैसे जैसे दुनिया में पोलराइजेशन बढ़ रहा है, भारत के लिए अपनी मर्जी से काम करने की जगह वो कम होती जा रही है। आपने क्षेत्रीय अस्थिरता और घरेलू आलोचना का भी जिक्र किया था। हाँ, पाकिस्तान से तनाव तो है ही, पड़ोस में चीन का असर बढ़ रहा है। बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, यहाँ अस्थिरता है जिसका असर हम पर पड़ता है। और देश के अंदर भी तो आलोचना होती है। विपक्ष कहता है कि सरकार की विदेश नीति दिशाहीन है या वो अमेरिका की तरफ झुक रही है। फिर मानवाधिकारों के मुद्दे पर, खासकर कश्मीर और अल्पसंख्यकों को लेकर बाहर से जो आवाजें उठती हैं, उनका भी असर भारत की इमेज पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि भारत की विदेश नीति एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने का काम है। एक तरफ दुनिया में आगे बढ़ने की चाहत, दूसरी तरफ घर की जरूरतें और दुनिया की जटिल सच्चाई। और भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता या बहुसंरेखण के जरिए इस रस्सी पर चलने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसी रणनीति है जो भारत को एक ही वक्त में कई घोड़ों पर सवार होने की इजाजत देती है। अमेरिका से भी बात करो, रूस से भी, क्वाड में भी रहो, SCO में भी। इससे भारत को अलग अलग ताकतों से अपने हिसाब से डील करने, मोलभाव करने और दुनिया के नियमों को थोड़ा अपने पक्ष में मोड़ने का मौका मिलता है। हमने देखा कैसे G20 में ग्लोबल साउथ की बात की, कैसे डिफेंस के लिए अमेरिका और रूस दोनों चाहिए, और कैसे चीन के साथ वो मुश्किल रिश्ता निभा रहा है। लेकिन जैसे हमने बात की, इसमें जोखिम बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं, और जैसे जैसे दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, ये संतुलन बनाना और मुश्किल होता जा रहा है। तो आखिर में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये जो दुनिया दो या शायद ज्यादा खेमों में बंटती दिख रही है, क्या इसमें भारत का ये रास्ता सबके साथ पर किसी एक के साथ नहीं, क्या ये आगे चल पाएगा? या दबाव इतना बढ़ जाएगा कि भारत को चुनना ही पड़ेगा कि वो किस तरफ है? या फिर क्या भारत का ये जो अनोखा तरीका है, यही भविष्य का मॉडल है? एक ऐसी दुनिया जहां देश परमानेंट दोस्ती दुश्मनी के बजाय मुद्दों के आधार पर, जरूरत के हिसाब से साथ आएंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।